हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पूरक पाठ्य पुस्तक वेतान, इसका भाग 1। सबसे पहले हम इसके आमुख से आपको अवगत करा दें। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए और यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाव में आकर हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच में एक अंतर बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है, यानी कि जो हम किताबी ज्ञान को एकदम से पढ़कर और याद करके और परीक्षा को पास कर लेते हैं, ये उसके अगेंस्ट है। और आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। यानी 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके आधार पर बच्चों को स्कूली ज्ञान के अतिरिक्त और भी ज्ञान देने की आवश्यकता होनी चाहिए। और इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। और हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों के द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और उनसे जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। यानी उनमें क्रिएटिविटी आती है और कुछ क्रिएशन करने का उनमें एक जज्बा होता है। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएं। उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना हम छोड़ दें। यानी कि ज्ञान हमें एक निश्चित जो हमें देना है हमारे अंदर ये है कि जितनी हमें आवश्यकता है या जितने हम चाहते हैं उतना ज्ञान हम उनको देकर ही छोड़ें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से ये बताया गया और ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियां भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्य पुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान और अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्य पुस्तक सोच विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। NCERT इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद भाषा समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। इस पाठ्य पुस्तक के निर्माण में कई शिक्षकों ने योगदान दिया। इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थानों और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर GP देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति यानी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा नामित अशोक वाजपेयी और सत्य प्रकाश मिश्र को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित NCERT टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके। स्टूडेंट्स, अब हम भारत का संविधान उद्देशिका को थोड़ा सा समझ लेते हैं।
इस पुस्तक के आधार पर हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ये समझते हैं यह पुस्तक हमारे लिए किस तरह से काम की है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में बच्चों को कुछ ऐसा भी पढ़ाने को और पढ़ने को मिलना चाहिए जो उन्हें पाठ्य पुस्तक की एक रास्ता और बोझ से बाहर निकाले। वे उन्मुक्त संसार में अपने आप को बढ़ा सकें। उस पढ़ाई में वह सब हो जो उन्हें ज्ञान की विशाल दुनिया तक ले जाने में मददगार साबित हो। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बच्चों की पूरक पाठ्य सामग्री पर विशेष बल देती है। वितान भाग 1 कक्षा 11 आधार पाठ्यक्रम की परिकल्पना इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर की गई है। पूरक पाठ्य पुस्तक की सोच के पीछे यह भी उद्देश्य रहा है कि पाठ्य पुस्तक के दायरे में ना समा सकने वाली सामग्री को बच्चों के सामने रुचिकर ढंग से यानी अच्छी तरह से उन्हें प्रस्तुत किया जा सके। इस किताब में कुल 4 रचनाएं संग्रहित हैं। चारों रचनाएं मिलकर एक नया संसार रचती हैं। इस नई रचावट को कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। चयन में इसका ख्याल रहा है कि विद्यार्थी छोटी रचनाओं के साथ साथ एक लंबी रचना यानी आलो आंधारी का आनंद अच्छी तरह से लें और उन्हें लंबी रचनाओं को पढ़ने का आनंद लेने में आकर्षित कर सकें। पहली रचना है गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। संगीत की दुनिया की वह आवाज़ जिसे सब जानते हैं, जिसे सब पहचानते हैं, परंतु इस ओर कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि के विकास में उस आवाज़ का क्या योगदान है। दिनों दिन सुरीले होते किशोर और युवा एडोलेसेंट एज के और एडल्ट जो हैं उनके थिरकते पाँव का राज क्या है। लता यानी सुगम संगीत या फिल्मी संगीत का सुरीला इतिहास, एक ऐसा सुर जिसने एक शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व की यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो ना शास्त्रीय है ना सुगम, बस संगीत है, यानी गाने की एक पहचान है। जहाँ एक और संगीत जिंदगी को लय देता है, ताजगी देता है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है। यानी ज़िंदगी में जब बहुत गम हो, दुख हो, तब भी संगीत का सहारा लिया जाता है और जब बहुत अधिक खुश हो तब भी संगीत का सहारा लेकर उनके परिस्थिति के अनुसार गीतों को सुनकर मन को अपने आप से तरोताज़ा कर सकते हैं या दुख से बाहर निकाल देते हैं। ताजगी इसीलिए देता है और संगीत मन को उन्मुक्त करता है। वहीं दूसरी ओर पर्यावरण इस उन्मुक्त मन को खुला आकाश देता है, सांस भरने को, जिजीविषा को मकसद देता है, संघर्ष करने को। इस किताब की दूसरी रचना है राजस्थान की रजत बूंदें। यह रचना एक राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, यह ज़मीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, परंतु पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। स्टूडेंट्स, भाषा में संगीतमय गद्य की पहचान इसी से होती है और इस पहचान से विद्यार्थियों का ताल मिले, यह वितान की उपलब्धि होगी। इनके साथ साथ एक ऐसी दुनिया जो हमारे साथ है, पड़ोस में है, लेकिन अनदेखी है, इस दुनिया में प्रवेश कराने की हिमाकत है आलो आंधारी नामक आत्मकथांश की प्रस्तुति। यह कहानी है उन लाखों करोड़ों झुग्गियों की जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। यह चुनौती है साहित्य के उन पहलुओं को जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी हैं।
जो समाज के कोने अंतरे पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। बेबी इस कथा की नायिका भी है और लेखिका भी। मात्र 13 वर्ष की होते होते 7वीं की पढ़ाई अधूरी छोड़ वह एक अधेड़ से ब्याह दी जाती है और जीवन के सबसे संवेदनशील उम्र में 3 बच्चों की मां बन जाती है। यानी काफ़ी कम उम्र में वह 3 बच्चों की मां बन जाती है। वही बेबी पति की जातियों को ना बर्दाश्त कर शुरू करती है एक ऐसी यात्रा जो ना तो उसने पहाड़ों पर की, ना समुद्र तट पर, और ना ही स्टडी रूम में बैठकर। एक ऐसी आप बीती जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जवान को दूसरी जवान दी, परंतु रूह को छुआ तक नहीं। बहुत ही खूबसूरती से इसमें लिखा है इन्होंने। इसके लिए यही है कि बेबी की जो इसमें कहानी दी गई है वह बांग्ला भाषा में लिखी गई है और बांग्ला से जो प्रबोध कुमार जी ने हिंदी में अनुवाद किया है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जब इन्होंने इसको अनुवाद किया तो उसकी जो आत्मा है कहानी की, उसमें ज़रा भी परिवर्तन नहीं आने दिया। उसकी जो खूबसूरती है, उसके जो इमोशंस है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसे एज इट इज़ रहने दिया। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई, मुस्कुराई। आलो आंधारी की भूमिका से अनुवाद के नाम पर मात्र अंग्रेजी से होने वाले अनुवादों के बीच भारतीय भाषाओं में रची बसी हिंदी का एक अनुकरणीय नमूना है आलो आंधारी। चौथी रचना भारतीय कलाएं शीर्षक से संग्रहित है। इसमें हिंदी के विद्यार्थियों को भारतीय कलाओं से रूबरू कराने की कोशिश की गई है। इस पाठ के द्वारा यह भी कोशिश की गई है कि कलाओं और भाषाओं के बीच अंतर संबंध की समझ बन सके। किताब के अभ्यासों में यह प्रयास रहा है कि पाठों के बहाने विद्यार्थी की अपनी दुनिया बने। संगीत, पर्यावरण या एक घरेलू नौकरानी के ज़रिए वे अपने समय, समाज और संस्कृति की दुनिया में बेरोक टोक घूम सकें। तभी सही मायने में यह पुस्तक वितान का अर्थ होता है फैलाव, बन सकेगी। उम्मीद है अपने मकसद में कामयाब होगी। सुझावों का स्वागत रहेगा। स्टूडेंट्स, अब हम आपको जो चैप्टर है, चैप्टर 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, और ये रचना रचित की गई है श्री कुमार गंधर्व के द्वारा, जो बहुत ही अच्छे रचयिता हैं। और इनके द्वारा रचित इस रचना का सार अब हम आपको समझा दें। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर लेखक कुमार गंधर्व जी के द्वारा लिखित है। इस पाठ में लेखक ने लता जी की अद्वितीय और अद्भुत गायकी पर प्रकाश डाला है। लेखक कहते हैं कि एक बार जब मैं बीमार था तब मैंने रेडियो लगाया, तभी अचानक एक अद्वितीय स्वर यानी बहुत ही खूबसूरत स्वर मेरे कानों में टकराया। वाकई स्वर में कुछ विशेष जादुईपन था। मैं उसे तन्मयता से सुनता ही रहा। जब गाने का अंत हुआ तो गायिका का नाम घोषित करते हुए कहा गया लता मंगेशकर। आगे लेखक कहते हैं कि तब से मैं लता का गाना सुनता आ रहा हूँ। लता जी से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था, लेकिन बाद में आई हुई लता जी उनसे आगे निकल गईं। कला के क्षेत्र में इस तरह के चमत्कार भी कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। जैसे ख्याति प्राप्त सितार वादक विलायत खां अपने पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। लेखक का स्पष्ट मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता जी के मुकाबले और कोई गायिका ना हुई है और ना ही होगी। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार चित्रपट संगीत के कारण लोगों को मधुर स्वर की समझ हुई है और कहा जा सकता है कि लता जी का सामान्य मनुष्य में संगीत विषय अभिरुचि पैदा करने में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान है। आगे कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि एक सामान्य श्रोता को जब शास्त्रीय गान और लता के गान में चुनाव करने बोला जाए तो वे निश्चित ही लता जी का गाना ही पसंद करेंगे। इसका सीधा कारण है कि लता जी के गानों में गानपन का होना, यानी एक मेलोडियस होना, मधुर संगीत होना। और इसका सीधा कारण है कि लता जी के गानों में गानपन का होना, गानपन में आशय गाने की वह मिठास व मधुरता से है जिसे सुनकर श्रोतागण मस्ती में झूम उठते हैं और उनके ख्यालों में खो जाते हैं।
कुमार गंधर्व जी आगे कहते हैं कि लता जी के गानों की एक और विशेषता है उनका नादमय उच्चार। नादमय यानी एक संगीत की जो दुनिया होती है उसके जो स्वर होते हैं उसे नादमय कहा जाता है। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा आभास होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। और लेखक आगे कहते हैं कि लता जी ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने, ये मध्य और द्रुत लय जो होती है संगीत की स्पीड में जो गाया जाता है उसकी मध्य और द्रुत लय एक माध्यम होता है गाने का और उसे कहा जाता है मध्य और द्रुत लय। कहीं उसमें उत्कटता से गाए हैं। लेखक आगे कहते हैं कि लता जी का गाना सामान्यतः ऊंचे स्वर में ही रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे स्वर में गवाते हैं और उसे बिना मतलब के चिल्लाते हैं। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी चित्रपट संगीत गाने वाले को होना ज़रूरी है और यह लता जी के पास निसंशय है। दोनों विद्या के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत की विशेषता उसकी गंभीरता है तथा चित्रपट संगीत की विशेषता उसकी सुलभता और लोचता है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल माना जाता है जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। लेखक आगे कहते हैं कि लता जी के एक एक गानों में संपूर्ण कलाकृति निहित होती है। उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम का अस्तित्व होता है, फिर चाहे वह चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत। गाने की सारी शक्ति उसकी रंजकता पर मुख्यतः निर्भर रहती है। रंजकता यानी जिससे मनोरंजन होता है उसे रंजकता बोला जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। यह बात सच है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट मिजाज के हैं। संगीत के क्षेत्र में उनका अलग हुक्मशाही स्थापित है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, लेकिन चित्रपट संगीत के द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत में जान पहचान होने लगी है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए और यह क्रांति चित्रपट संगीत के कारण ही संभव हो सकी है। लेखक आगे बताते हैं कि चित्रपट संगीत का तंत्र ही कुछ अलग सा है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। आगे लेखक बताते हैं कि वैसे तो कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, परंतु लता जी की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल और अडिग है। ऐसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होते हैं। ऐसे कलाकार को हम अपनी आंखों के सामने साक्षात देख पा रहे हैं। क्या ये हमारे लिए सौभाग्यशाली होने की निशानी नहीं है?